वो तो छत्तीसगढ़ को एक तरीके से लूट कर चला गया और मुझे शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो अबूझमाड़ एरिया था वहाँ पे सीआरपीएफ को बहुत बड़ा कैंप एरिया लोकेट किया गया। आज भी दंतेवाड़ा के लोग दर्जनों ऐसे गांव हैं जो लाल पानी पीने को मजबूर हैं, जो एनएमडीसी की खदानों से निकले हुए लाल पानी को छानकर पी रहे हैं। एनएमडीसी में आई थिंक 50 to 70% लोग तेलुगु से हैं। एनटीपीसी, बाल्को, सीएससीबी, इस पे ज़्यादातर लोग बिहार, यूपी, हरियाणा। तो इन सब पे क्या हमारे छत्तीसगढ़ी वर्क कर रहे हैं, क्या उनको एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है? और स्थिति आप हंसदो में जाके देख रहे हैं, अडानी में कितने लोकल लोग हैं और कितने बाहर के लोग हैं। जो फर्जी मुठभेड़ हुई है, निर्दोष आदिवासियों को मारा है। कोरबा में न तो रोड्स हैं, ना तो हॉस्पिटल्स हैं और ना तो एजुकेशन के लिए स्कूल है। हसदेव का जंगल का विनाश हो रहा है। प्रथम चरण में आप लगभग 1 लाख पेड़ काट चुके हैं और दूसरे चरण में आपको कुल 2.5 लाख पेड़ काटना है, लगभग 2,40,000। हेलो गाइस, तो आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आलोक शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ के एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। इसके कारण इन्हें गोल्ड्समैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला है, जिसे इन्वायरमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ माना जाता है। एशिया से ये पहले हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि एक छत्तीसगढ़ी को ये अवार्ड मिला है। सो आज हम लोग इनसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक से बात करने वाले हैं जिनके बारे में नॉर्मल लोगों को छत्तीसगढ़ के पता ही नहीं, जैसे कि कैसे छत्तीसगढ़ को बहुत ही प्लान तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट जैसे अदानी को सौंप दिया गया है। बहुत सारे ऐसे एरिया छत्तीसगढ़ के जो रेस्ट्रिक्टेड थे, वहाँ पे सीआरपीएफ के कैंप्स बन रहे हैं, माइनिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे पहाड़ों को खोदा जा रहा है। एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड था, वहाँ पे बड़े बड़े माइंस और फैक्ट्रीज चालू की जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सारी चीज़ें हम आलोक शुक्ला जी से बात करते हैं। तो मिलते हैं आलोक शुक्ला से। ओके आलोक सर, सो वेलकम हमारे छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में। आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं कोरबा से ही हूँ और लेमरू हम लोग पहले बाइक ट्रिप पे जाते थे। तो पहले वहाँ ऐसा होता था कि अकेले जाना भी मुश्किल होता था, बिकॉज बीहड़ है और कोई एक ही सिंगल रोड होता था। लेकिन जब से मैं तैयारी वारी कर रहा हूँ तो देखते हैं कि वहाँ ट्रक जाना स्टार्ट हो गई है, पॉल्यूशन पूरा बढ़ चुका है, वो एलिफेंट का जोन है। तो उस टाइम से मैं आपको जान रहा हूँ। देन फिर जब हसदेव की डॉक्यूमेंट्री एक शूट की थी मैंने, जो आपने शेयर की थी, उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे मिला और सारी हसदेव के बारे में एक्चुअली मैंने जाना। आप बताइए, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, लाइक रायपुर पे आप रहते हैं, और कितने सालों से आप यहाँ पे हैं और क्या प्रोफेशन आपका और जो भी सारी चीज़ें हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, और आपका हमेशा से, जब से ये हसदेव का संघर्ष एक व्यापक हुआ है, उस संघर्ष में निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपका जो वीडियो था मुझे अभी भी याद है, उस दरमियान उस वीडियो ने बहुत लोगों तक हसदेव क्या है और हसदेव पे क्या संकट है उसको पहुंचाने में एक भूमिका निभाई। निश्चित तौर पे देखिए, आप कोरबा से हैं तो कोरबा की परिस्थिति को आप दोनों वो ब्लैक एंड वाइट देखे हुए हैं, दोनों स्थितियाँ हैं। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में लगभग रायपुर में मेरी जो पढ़ाई हुई है, कॉलेज तो दुर्ग में हुआ है। रायपुर में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2004 में, और उसके बाद मैं रायपुर आ गया। और रायपुर में आने के बाद मैं जल जंगल ज़मीन पर जो समुदाय के अधिकार हैं, आदिवासी समुदाय के साथ, किसानों के साथ, पर्यावरण को बचाने के जो आंदोलन चल रहे थे, उन संघर्षों के साथ मेरा जुड़ा हुआ। शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ में मेरा जो काम था वो हसदेव नदी में 2 साल जांजगीर में 5-6 2 वर्ष में जांजगीर में रहा, और वहाँ पे हसदेव नदी के प्रदूषण को लेकर समुदाय के साथ काम कर रहा था। शिवनाथ नदी के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ काम किया। फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में स्पंजालन उद्योग हैं, उनके प्रदूषण के मुद्दों पर काफ़ी किसानों के साथ काम किया। जो जनपक्षीय कानून हैं आदिवासियों के अधिकारों के लिए बने हैं, उनको समुदाय तक पहुंचाने की दिशा में। और 2012 से
मैं हसदेव के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस संघर्ष के साथ। हम लोगों का एक मंच है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत सारे आंदोलनों का एक अलायंस है। उस सीबीए का गठन 2010 में हुआ, तो लगभग 2 दशक से देखा जाए तो मैं इन संघर्षों का एक साथी हूँ और काम कर रहा हूँ। तो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे ही क्यों आप वर्क कर रहे हैं? आप तो कहीं भी जॉब वगैरह कर सकते थे। देखिए, जो मेरी मतलब मेरी पैदाइश है वो गांव में हुई है। कहाँ पे? एक सागर जिले का एक गांव था, जब राज्य नहीं बना था तो वहाँ पे एक गांव में मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं, खेती है। और तो गांव के परिवेश में पड़ा बड़ा, और हमेशा वो जब आप गांव में रहे, मेरी पूरी स्कूलिंग एक तरीके से हुई, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रकृति के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन नज़दीक से किसानों के समस्याओं को भी काफ़ी देखा है, उस खेती किसानी के संकट को भी बहुत नज़दीकी से देखा है। जब मैं दुर्ग में पढ़ाई कर रहा था, फिर उसके बाद पढ़ाई के दरमियान राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उस समय भी काफ़ी छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जाने का अवसर मिला, एक्सपोज़र हुआ। और देखिए, छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना तो छत्तीसगढ़ बहुत उम्मीदों के साथ बना था, और उस समय ये महत्वपूर्ण था कि छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा क्या होगी, है ना। लेकिन जब राज्य बनने के बाद जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी, वो नीतियाँ कहीं ना कहीं एक एक्सट्रैक्टिव माइनिंग और इंडस्ट्रियल बेस्ड नीतियों का फोकस था, और उसका दबाव छत्तीसगढ़ में दिख रहा था, और एक व्यापक औद्योगिकरण। तो जब मैं घूम रहा था रायगढ़ के अंदर, वहाँ की औद्योगिकरण, वहाँ के प्रदूषण के सवाल, रायपुर के सिलसिला, अलग अलग इलाकों में, तो मैंने देखा कि आज जब ये इंडस्ट्री है तो ये स्थिति है, आने वाले दिनों में यदि इसी रास्ते में जाते हैं और जिस तरीके से औद्योगिकरण होगा, तो सबसे बड़ा संकट होगा वो पर्यावरण के विनाश का होगा। सबसे बड़ा संकट होगा वो किसानों की खेती के ऊपर होगा। सबसे बड़ा संकट होगा, क्योंकि जंगल आप मैप निकालेंगे तो जहाँ जंगल है वहीं आदिवासी, वही खनिज है। तो बड़ा हमला किसके ऊपर होगा? आदिवासी समुदाय के ऊपर, जो सबसे कमज़ोर है। तो इस प्रक्रिया में उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा, उन तक जानकारियाँ कैसे पहुँचाएंगी। तो जब मैं छत्तीसगढ़ घूमा और कॉलेज के बाद, तो फिर लगा कि कहीं ना कहीं आपकी जगह कहाँ होगी काम करने की। तो व्यवस्था के साथ तो हर आदमी जाता है, सब पढ़ के सबका सपना होता है। हमें लगा कि यहाँ कौन जाने वाला है। मुझे याद है कि मैं अपने पूरे कॉलेज के मित्रों में मैं इकलौता हूँ जो इस जगह खड़ा हुआ। तो उस दिन मैंने तय किया कॉलेज निकलने के बाद कि नहीं, मैं समुदाय के साथ काम करूँगा, सिस्टम के साथ नहीं करूँगा। तब से हूँ। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी लास्ट ईयर की आप गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, जो कि जिसे वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है, ये मेन कारण इसका क्या था? देखिए, जो गोल्डमैन अवार्ड है ये पर्यावरण का एक सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो पर्यावरण के इस नोबेल पुरस्कार को बोलते हैं, और हर महाद्वीप से एक व्यक्ति को चुना जाता है। इस बार मुझे चुना गया। हमने कभी ना सोचा था, हमने तो रायपुर के भी किसी पुरस्कार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन गोल्डमैन अवार्ड मिलेगा ये तो उम्मीद ही नहीं थी, कभी हमने सुना भी नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये जो अवार्ड है वो ये लोग देते हैं कि आपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में क्या प्रयास किए हैं, क्या संघर्ष आपके रहे हैं, उसके आधार पे ये चयन करते हैं। तो जो पिछले 2 दशक से मेरी संघर्ष रहा है, चाहे वो पेंडा वन का जो जलाशय है, अल्ट्राटेक खनन से जा रहा था, उसको बचाने का जो प्रयास रहा है, इस पंजालन के खिलाफ जो संघर्ष रहे हैं, हसदेव की जो लड़ाई रही है, तो इन लड़ाइयों को और पर्यावरण संरक्षण के दिशा में आपके कार्यों को देखते हुए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। बाकी उनके और चयन के क्या आधार हैं ये तो वही बता सकते हैं। हमें तो फ़ोन आता है कि आपको ये अवार्ड मिला है। ओके, सो ये कहाँ हुआ और कब हुआ ये अवार्ड जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ। 29 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को का एक बहुत प्रसिद्ध ओपेरा हाउस है, जहाँ पे दुनिया का हर कलाकार परफॉर्म करना चाहता है। उस ऐतिहासिक ओपेरा हाउस में सेरेमनी करीब 4000 लोगों के बीच में वो सेरेमनी थी, और भारतीय समुदाय के भी लोग बड़ी संख्या में थे। वहाँ पर ये अवार्ड
सेरेमनी हुई। और वैसे ही एक सेरेमनी हुई वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर अधिकतर यूएस गवर्नमेंट के अधिकारी और ये लोग थे। हाँ, मतलब मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था आपको ऐसे सामने देखा, फिर अचानक से एक दिन न्यूज़ पढ़ा। ऐसा बोलते हैं कि इसकी प्राइस अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपको तो एक बंगले में रहना चाहिए, तो ऐसा हो रहा है अभी? ये बात सही है कि जो अवार्ड मनी है इसमें करीब $2 लाख, तो $2 लाख मतलब जो होगा 1.5 करोड़ के आसपास, उसमें भी करीब 35-36% टैक्स जाता है। तो अभी तो ये पैसा मिला नहीं है, जब मिलेगा तो टैक्स कटने के बाद जो पैसा रहेगा, निश्चित तौर पे देखिए ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जब हम एक सार्वजनिक जीवन में हैं तो इसका उपयोग भी सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। तो हमने ये अवार्ड की जब घोषणा हुई और ये पैसे की बात आई तो उसके पहले ही हम जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन है चर्चा करके हम पहले से ही ये कमिट कर चुके हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकारों के लिए एक बड़ा मामला है डॉक्टर BD शर्मा, जो बस्तर कलेक्टर थे, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और आजीवन आदिवासियों के लिए काम किया। जो पैसा कानून है वो उन्हीं की देन, उन्हीं की बनाया हुआ। तो पिछले दिनों हम लोग सोच रहे थे, ललित सुरजन जी देशबंधु के जो संपादक रहे हैं, कॉमरेड बक्सी जी हैं, कि उस भवन को एक कोशिश भी की गई थी हम लोगों ने मिलके कि BD शर्मा जी की स्मृति में एक भवन बनाया जाए जो एक आदिवासी शोध संस्थान हो। इस पैसे के उपयोग के लिए मैंने पहले ये कमिट किया है कि जो अवार्ड की मनी आएगी इससे हम उस BD शर्मा स्मृति भवन को हम बनाएंगे। और थोड़ा बहुत पैसा है जो हमारे हसदेव के साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी कैसे उससे मदद हो सकती है। रिसेंट ही मानसून में बहुत सारे वीडियोस आए उत्तराखंड के, हिमाचल के, वायनाड के, जहां बहुत लैंडस्लाइड, बिल्कुल रिवर का बहुत जायंट रूप हमें देखने मिला। ये सब अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। देखिए ये जो स्थितियां हैं ये जलवायु परिवर्तन के संकट हैं, जो कहा जा रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी हो चुका है। तो जिस तरीके से वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात की चिंता जता रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही तो बहुत तेज़ी के साथ बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तूफान आ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तो तापमान 45 से 52 डिग्री तक देश के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। ये एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं हैं और ये पूरे तरीके से क्लाइमेट के कारण हो रही हैं। और दुनिया का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमने इस बार की जो गर्मी महसूस की है, और छत्तीसगढ़ तो वैसे ही गर्म इलाका है और अभी जो तापमान बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत भयानक है। तो निश्चित तौर पे इसका संकट जो है, अभी तो ये कहा जा रहा है कि देखिए गर्मी सहन करने की एक सीमा होती है। हर धरती पे जो जीव हैं, कई ऐसे पक्षी हैं जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से भी लाखों जीव जंतु मरते हैं। तो वो संकट, ये जो परिवर्तन हो रहा है आज, जो जिस तरीके के वायरस हो रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो स्थिति तो बहुत तेजी के साथ बदल रही है और धरती पर जो जीवन है वो गंभीर संकट और खतरे में तो है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर USA की बात कर लें, ये प्रॉपरली अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, समिट करते हैं। लेकिन इंडिया अभी तक आई थिंक इग्नोर ही कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोगों के पास पहले तो कपड़ा रोटी मकान आ जाए, उसके बाद हम इस विषयों पे बात करेंगे, ऐसा सुनने में आता है। देखिए मुझे लग रहा है कि जब हम क्लाइमेट जो समिट हो रहे हैं COP26, 27, तो इसमें आप देखेंगे कि देखिए जो कमिटमेंट हो रहे हैं, लेकिन उन कमिटमेंट को सरकारें पूरा नहीं कर रही हैं, चाहे वो US हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो। लगातार अपने एमिशन को ये लोग बढ़ाते जा रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। जो निश्चित तौर पे जब अब US ने कहा, तो हम जब US में रहे करीब 20 दिन, तो ये ज़रूर नज़र आए कि एक पर्यावरण को लेकर एक संवेदनशीलता है। तो ये वही US है जिसने एक समय अपने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, 1800-1900 के बीच में दोहन किया है, और अब वो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि इसको बचाना होगा। लेकिन अभी भी वो अपने सरकार जो है, जो एमिशन है उसको कम करने के जो कमिटमेंट से जो है वो पीछे हट रही है।
सवाल है भारत को सीखना होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत के अंदर जो है जो अधिकतर खेती है वो मौसम आधारित है और जलवायु परिवर्तन का सीधा संकट हमारी खेती पर पड़ने वाला है। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, आप देखिए कि जो मजदूर हैं जो सीधे खुले में काम करते हैं, जो मेहनतकश हैं, तापमान वृद्धि का जब हम बोलते हैं कि किसको असर होता है, तो जो मजदूर हैं जो सड़कों पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या स्थिति होती है, ये अपने आप में बड़ा संकट है। उनकी अपने काम करने की क्षमताएं और उनके स्वास्थ्य के जो गंभीर प्रभाव हैं, तो ये संकट है। तो भारत को ये समझना होगा कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करके वापस संरक्षण नहीं कर पाएंगे। यदि हम आज अपने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करेंगे तो उसकी भरपाई जो है, उसकी कीमत जो है वो आने वाली कई पीढ़ियों को तक चुकानी पड़ेगी। तो ये वक्त है भारत को अपनी नीतियों को बदलने का। जब हम बोलते हैं विश्वगुरु की बात ना, तो आपको तो रास्ता दिखाना चाहिए। आप हमारे देश में जहाँ गांधी जी ने कहा है कि ये प्रकृति जो है वो सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकती, लालच को नहीं। तो सवाल ये है कि हम देश के सामने ये एक आदर्श उदाहरण करें कि हम निश्चित तौर पे विकास चाहते हैं, लेकिन विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य का विकास कैसे होगा, प्रकृति के विनाश के आधार पे विकास की बात हम ना करें उस दिशा में। लेकिन भारत जो है उस पूरे क्लाइमेट के जो चुनौतियां हैं उससे लड़ने के कमिटमेंट है, उससे भारत के बहुत विरोधाभास हैं, बहुत पीछे हटा है। एक तरफ वहाँ जाके हम कह रहे हैं कि हम अपने एमिशन को कम करेंगे और भारत के अंदर देखेंगे तो कोयले के अधिक से अधिक उपयोग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत साफ विरोधाभास नीतियों में दिख रहा है। ट्रू। जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हमें अभी जितना ज़रूरत है उतनी ही अभी खदानें खोलनी चाहिए, औद्योगिकरण करना चाहिए, लेकिन अभी सारे जितने भी फॉरेस्ट ले लीजिए आप, माइन से सारे को ओपन कर दिया जा रहा है, सेल आउट कर दिया जा रहा है। तो इसका जो सबसे बोला जाए कॉमन एग्जांपल है छत्तीसगढ़, जिसका लैंड में अभी बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। जैसे कि झारखंड है, खुदाई वहाँ हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी पूरा लैंड बचा हुआ है, आयरन ओर बचे हुए हैं और कोल्स बचे हुए हैं और लाइम भी बचा हुआ है। तो अभी छत्तीसगढ़ का क्या फ्यूचर होने वाला है इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं माइनिंग को पूरे औद्योगिकरण की हम बात करें, देखिए मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ ने जो अपनी नीतियाँ बनाई हैं वो खनिजों के उत्खनन और उपयोग के आधार पर बनाई है। और हम जब ये पता नहीं, एक अजीब सी स्थिति है, हम छत्तीसगढ़ में हर चीज़ में नंबर 1 होना चाहते हैं। जब स्पंजालन आए तो हम दुनिया देश का पूरा स्पंजालन बनाएंगे। जेट्रोफा की बात आई तो कहा कि हम तेल नहीं, अब खाड़ी से तेल निकलेगा, बाड़ी से। देखिए कितने सार्वजनिक ज़मीनों को ख़त्म कर दिया आपने। जब पावर प्लांट लगाने की बात आई तो आपने पूरे छत्तीसगढ़ में कहा कि हम देश का सबसे ज़्यादा बिजली छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, और उस छत्तीसगढ़ में आपने सबसे ज़्यादा पावर प्लांट के लिए MOU किए जांजगीर जिले में, जो आपका सबसे ज़्यादा इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट है, 70% सबसे ज़्यादा डेंस है। तो आप ऐसे जो औद्योगिकरण की स्थिति है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो स्थिति वो अपने आप में थोड़ी बड़ी संकटपूर्ण है। आज भी हम यदि देखें तो छत्तीसगढ़ लगभग 180 से 200 के बीच में मिलियन टन कोयले का वार्षिक उत्पादन कर रहा है, और हम इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी जो माइंस है वो गेवरा माइंस, एशिया की सबसे बड़ी माइंस जो है वो कोरबा में चल रही है। तो अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर खनिज की नीतियां जो अपनाई जा रही हैं, वो सारे खनिज के उत्खनन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बॉक्साइट और कोल माइनिंग। अभी 2 बड़े जो हमारी कोल फील्ड हैं वो हसदेव अरण्य और मांडलायगढ़, दोनों में आप देखेंगे तो हसदेव अरण्य में करीब 55,000 मिलियन टन और 21,000 मिलियन टन जो है वो मांडलायगढ़ कोल फील्ड में है। तो 26,000 मिलियन टन जो कोयला है, इस 26,000 मिलियन टन कोयले को निकालने के लिए मनीष भाई आप विश्वास करेंगे कि जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं पूरे, आप देखेंगे उस घलघोड़ा से लेके और धर्मजयगढ़ और हसदेव के इलाके में एक कोल ब्लॉक की कनेक्टिविटी की जा रही है, एक कोल ब्लॉक की, और पूरा 26,000 मिलियन टन कोयला निकालने की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ प्रक्रियाएं चल रही हैं, और कोल ब्लॉक के हर साल लगातार जो है नीलामी की जा रही हैं।
बस्तर के अंदर आप देखेंगे कि बस्तर के अंदर भी वही है कि आज आप जाके देखिए कि जो बैलाडीला के पहाड़ हैं, पहाड़ तो गायब होते जा रहे हैं। कितने खूबसूरत हमारे रावघाट के पहाड़ हैं। आप आमदई से लेके रावघाट तक के पहाड़ आप देखिए पूरे ख़त्म हो रहे हैं, जिनके अंदर आपको जाना अलाउ भी नहीं है। अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट काम कर रहे हैं और माइनिंग कर रहे हैं। अभी जो सुनने में आ रहा है कि बस्तर में रावघाट से लेके गढ़चिरौली तक रेलवे लाइन बन रही है ताकि उस पूरे आयरन ओर को सीधा महाराष्ट्र लेके जाएं। जसपुर इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे 2 गोल्ड माइन ऑक्शन हो गई हैं। कोलबा में लिथियम माइन सुनने में आता है कि गोल्ड माइन कोल माइन से और ज़्यादा खतरनाक भयानक है। लिथियम और गोल्ड ये ऐसे खनिज हैं जिनकी माइनिंग और ज़्यादा पर्यावरण के लिए घातक है और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि देखिए छत्तीसगढ़ की धरती में आप हर कदम पे खनिज मिलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कितना खनिज निकालेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आज यदि हसदेव और मांड रायगढ़ को आप पूरा खोद देते हैं तो 30 सालों बाद आप सोचिए कि उत्तर छत्तीसगढ़ में जंगल तो बचेंगे नहीं। हसदेव और मांड नदी के अस्तित्व पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ये वही इलाका है जो वन्य प्राणियों का इलाका है, जहाँ पे हाथी की आज जो संकट हम देख रहे हैं कि विकास से नए तरीके के जो संकट आते वो यही है कि आज हाथी मानव संघर्ष बढ़ रहा है। आए दिन 4 से 5 लोगों को कुचल दिया जाता है, मर रहा है और हाथी भी मर रहे हैं। हाथी भी। आदिवासियों का लगातार जो विस्थापन हो रहा है, तो आप किस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाना चाह रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। और बड़े बड़े कॉरपोरेट की निगाहें आज छत्तीसगढ़ के अंदर हैं और वो छत्तीसगढ़ के सारे खनिज संसाधनों को निकाल के अपने मुनाफा निकालना चाहती है। और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो अभी जो पर्यावरण को लेकर जो सूची आई है, छत्तीसगढ़ 5वां सबसे प्रदूषित राज्य है। तो आज आप देखिए कि क्या रायपुर की जो हवा है क्या साफ़ है, रायगढ़ की हवा की स्थिति आप देखिए, आप कोरबा की स्थिति देखिए, बिलासपुर की स्थिति देखिए, तो सारे शहर पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं, सारी नदियां गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया उस पर एक ये तय करना पड़ेगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर 55,000 मिलियन टन कोयला है, लेकिन इस 55,000 मिलियन टन में से हम कितना निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, यदि वो और कब तक निकालेंगे, और वो सीमा यदि तय नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये जो खनिज का दोहन है, जंगलों का विनाश है, इसकी कीमत जो है छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये सारे नीतियाँ पॉलिटिशियन सेक्रेटरीज मिलके बनाते हैं। आम जनता ज़्यादातर इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं करती है या फिर उनको पता भी नहीं होता एग्जैक्टली। तो एज अ कॉमन मैन क्या करना चाहिए लोगों को जिससे इस छत्तीसगढ़ को ऐसे जलने से बचाया जा सके? देखिए, पहले तो मुझे लग रहा है कि जो पूरी विकास की अवधारणा है, ये हमेशा माना जाता है कि औद्योगिकरण से विकास होता है। ये हमेशा इस बात को बोला जाता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर जो औद्योगिकरण की जो तस्वीर रही है, जो औद्योगिकरण हुआ है, चाहे वो खनन से लेके और बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन के कारखाने तक, कहीं ना कहीं एक समीक्षा बैठ के करनी चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों का सच में विकास हुआ है। यदि बलौदाबाजार में इतनी सीमेंट इंडस्ट्री होने के बाद भी यदि बलौदाबाजार के लोगों को पलायन करना पड़ता है तो स्थिति चिंताजनक है। 5 दशक से ज़्यादा वक्त हो गया है दंतेवाड़ा से आयरन ओर निकलते हुए, और जो भिलाई स्टील प्लांट से लेके सिलसिला उद्योगों से लेके जापान तक आयरन ओर जाता है। यदि खनिज जहाँ से अरबों रुपए का राजस्व निकल रहा है उस दंतेवाड़ा में, तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर कोई सबसे विकसित जिला होना था वो दंतेवाड़ा होना था। लेकिन आज भी दंतेवाड़ा मानव विकास सूचकांक में सबसे पीछे क्यों है? आज भी दंतेवाड़ा के लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल क्यों है? आज भी दंतेवाड़ा के लोग, दर्जनों ऐसे गांव हैं जो लाल पानी पीने को मजबूर हैं, जो NMDC की खदानों से निकले हुए लाल पानी को छानकर पी रहे हैं। मतलब ये कि जो खनिज परियोजनाएं हैं, जो औद्योगिकरण है, उसने स्थानीय समुदाय के जीवन में कोई खुशहाली या कोई बदलाव नहीं लाया है, बल्कि पहले से उनके जो अस्तित्व है, उनका जो जीवन है वो कठिन कर दिया। आज कोरबा के अंदर कितने गांव गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा खदानों में ख़त्म हुए हैं, लेकिन जो गांव विस्थापित हुए हैं, क्या आज
SCCL जैसी जो कोल इंडिया की खदानें हैं, SCCL एक गांव बता सकता है कि देखिए यहाँ से इन गांव को जाड़ा था, ये आदर्श पुनर्वास गांव है, इन लोगों की जीवन पहले से बेहतर है, नौकरी मिली है। आज भी 70 से लेकर पीढ़ी बदल गई है और उसका बेटा मुआवजा की नौकरी के लिए जो है वो आंदोलन प्रत्यक्ष है मेरे सामने की बात। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस परिस्थिति में हम क्या अभी भी इसी अंधाधुंध औद्योगिकरण की ओर चलेंगे? और अभी तो जिस तरीके से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो तो एक पूरी तरीके से पूंजीवादी कॉरपोरेट परस्त सरकार है, वो तो छत्तीसगढ़ को एक तरीके से लूट का चाला गया। और मुझे शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ को कॉरपोरेट लूट का चाला गया बना दिया गया है। और आंख बंद करके वहाँ बैठे बैठे, चाहे वो कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आयरन ओल मिनिस्ट्री हो, जो भी मिनिस्ट्री हो, मिनरल्स जो खनिज मंत्रालय हो, सॉरी, तो ये कोयला मंत्रालय, खनिज मंत्रालय आंख बंद करके जो है खनिजों के ऑक्शन कर रही हैं, नीलामी कर रही हैं और कौड़ियों के भाव में कंपनियों को खदानें दी जा रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि इस खदान के खुलने से क्या पर्यावरण पे गंभीर परिस्थिति होगी, क्या वहाँ के जल स्रोतों पे परिस्थिति होगी। बस रावघाट के यदि नंदलाज पहाड़ जो आदिवासियों के सबसे बड़े देवता हैं, यदि नंदलाज पहाड़ को भी आप नहीं छोड़ते हैं, नंदलाज पहाड़ को काउंट ही नहीं किया जाता एक्चुअली, वो आप देखेंगे मैप में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है, जबकि आदिवासियों की सबसे धार्मिक आस्था का सवाल है वो। तो यदि आदिवासियों की धार्मिक आस्था उस पहाड़ के साथ जुड़ी है, और सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, नंदलाज पहाड़ के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ वो वनस्पतियाँ हैं जो हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। तो इतने समृद्ध जैव विविधता वाले इलाके को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, चिंता करना पड़ेगा कि आंख बंद करके जो औद्योगिकरण का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं बिजली चाहिए तो कोयला तो ज़रूरी है। भैया आज के समय बिजली बनाने के विकल्प हैं, पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। इसी पे करते हैं ना, सोलर समिट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ तक कमिटमेंट है। भारत ने जो कमिट किया है कि 2030 तक भारत की जो कुल एनर्जी है, कुल एनर्जी जो बास्केट है, उसमें 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आएंगे। मतलब ये है कि यदि आप 50% रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ रहे हैं, इसका बहुत साफ मतलब है कि आपकी जो कोल बेस एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल बेस एनर्जी है, वो कम होगा। तो कम होगा तो फिर आप अधिक से अधिक माइनिंग का आवंटन क्यों कर रहे हैं? आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, मुझे लग रहा है जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये सुनना चाहिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कोल इंडिया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो ये बताती हैं कि फ्यूचर में देश में कितनी बिजली की डिमांड होगी, कोयले की कितनी डिमांड होगी। तो बिजली की डिमांड के आधार पे और सारे डिमांड को देखते हुए जो कोयले की उन्होंने खपत बताई है, उन्होंने ये कहा कि 2040 तक भारत की कुल कोयला ज़रूरत 1500 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होगी। आज भारत की जो कोयले की ज़रूरत है वो लगभग 1 बिलियन टन के आसपास है, 1000 मिलियन टन के आसपास। और आप विश्वास करेंगे कि आज की तारीख तक भारत सरकार ने लगभग 2600 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के कोल ब्लॉक के आवंटन कर चुकी है। जब आपकी जरूरत ही 1500 मिलियन टन है तो फिर 2600 मिलियन टन के आवंटन क्यों कर रहे हैं? अब क्यों उस हसदेव का विनाश करना चाह रहे हैं? यदि हम मानते कि हाँ आज पूरे देश में कोयला कहीं नहीं बचा है और सिर्फ हसदेव में बचा है, तो हम बोलते कि हाँ भाई हसदेव को जड़ना है। जब उसके बाजू में ही लक्ष्मण प्रोजेक्ट है, गेवरा प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत जायंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑलरेडी गेवरा और दीपिका से कोल जा रहा है उसी राजस्थान को। आपको मैं राजस्थान, जब हम हसदेव की बात करेंगे तो मैंने स्टेट डेटा कि आज राजस्थान की जो बिजली उत्पादन है लगभग 30,000 मेगावाट है और ज़रूरत है वो 12,000 मेगावाट है। राजस्थान के पास सरप्लस बिजली है। अच्छा। और राजस्थान ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो सोलर से हम बनाएंगे और पूरे देश को बिजली देंगे। जब आप सोलर से बिजली बनाने वाले हैं, जब आपके पास सरप्लस बिजली है, तो हसदेव का विनाश क्यों कर रहे हैं? हसदेव का विनाश क्यों हो रहा है, ये मैं हसदेव की बात में आगे रखूँगा। यहाँ के लोगों को सवाल भी पूछना चाहिए। दूसरे स्टेट्स में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके रील डालने से अच्छा है कि आपके यहाँ जो आपके पड़ोस में जो हो रहा है उसके ऊपर आपको पूछना चाहिए। तो अब फाइनली बात कर ही लेते हैं हम हसदेव की, कि कैसे ये मूवमेंट आपने स्टार्ट किया।
आदिवासियों की बात कैसे समझाया कि यहाँ पे वो होने वाला है जो आज हो रहा है? हसदेव, मैंने पहले भी कहा कि हसदेव नदी के साथ में जुड़ाव मेला 2004-05 से रहा, और 2011 में हीरा सिंह मलकाम गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जो अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक, वो मुझे हसदेव लेके गए और उन्होंने कहा यार यहाँ साली कोल ब्लॉक माइनिंग आ रहा है, लोगों को थोड़े कानून की जानकारी, जागरूकता का काम करो। आप विश्वास करेंगे मनीष भाई, जब मैं हसदेव गया और जब पता चला कि 20 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित हैं, लगभग 1 लाख हेक्टेयर जंगल पूरे तरीके से तबाह होने वाला है, और जब लोगों से पता किया तो कोई नहीं चाहेगा अपना जंगल ज़मीन देना, और वो इतना समृद्ध जंगल, इतना समृद्ध जंगल, और लोग कह रहे हैं कि भैया अब सरकार है वो तो हमारा जंगल ले लेगी। तो मैंने कहा कि आपके ग्राम सभाओं के क्या अधिकार हैं? लोग कह रहे हैं अब हमें, मतलब लोगों को आप विश्वास करेंगे कि 1996 में बना पैसा कानून की जानकारी नहीं है, वन अधिकार कानून की जानकारी नहीं है। तो मुझे लगा कि यार जानकारी के अभाव में लोग उजड़ जाएंगे तो सही नहीं है। कम से कम लोगों के पास ये निर्णय की प्रक्रिया हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके आधार पे लोग चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते हैं, तो इस देश का संविधान उनकी मदद करता है, इस देश के कानून उनकी मदद करते हैं, और ये कानून और संविधान को उनको जानना ये सरकार की जिम्मेदारी है जो आपने नहीं निभाई है। तो मुझे लगता है कि ये कानून और संविधान की जानकारी, जो कानून और प्रावधान संविधान ने आदिवासियों को दिए हैं 5वीं अनुसूचित इलाकों में, वो उन तक पहुँचाने जरूरी हैं। और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि इस पूरे हसदेव को बचाने के लिए, क्योंकि जो समझ में आ रहा है, मैंने शुरू में कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिकरण और खनिज की तस्वीर क्या है, वो 2004 में मैं समझ और देख पा रहा था कि किस दिशा में ये आगे बढ़ने वाला है। फिर मुझे लगा कि यदि हसदेव का जंगल चला गया तो जांजगीर को मैंने देखा है, जब बांगो बांध नहीं बना था, मिनी माता बांगो बांध, तब लोग जांजगीर की कहानी बताते थे कि जांजगीर की स्थिति क्या थी, और बांगो बांध बनने के बाद जो समृद्धता जांजगीर के अंदर आई है, पूरा बांगो का पानी से, तो मुझे पता था कि यदि ये जंगल चला गया तो बांगो बांध चला जाएगा और जांजगीर का क्या हाल होगा। तो मुझे लगा कि मैं हसदेव नदी को यदि बचाना है तो आपको इस जंगल को बचाना पड़ेगा, और उस दिन जीवन में तय किया 2012 में कि अब आगे का जो पूरा समय है, बाकी ठीक है संघर्षों के साथ जुड़ाव रहेगा, लेकिन पूरा समय जो है हसदेव में दिया जाएगा। और 2012 से हसदेव के साथ गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना, ग्राम सभाओं को मजबूत करना, ग्राम सभाओं के अधिकार क्या हैं उसकी जानकारी देना, इस दिशा में काम शुरू किया। और 2013 में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति बनी, ग्राम सभाओं का एक तरीके से संगठन है, और तब से लेकर अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार हसदेव के आंदोलन जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि छत्तीसगढ़ को अब और माइनिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज के डेट में सारे माइंस और पुलिस फोर्स के साथ और बड़े ही व्यापक रूप से चालू किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो बात आई है बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के एफिडेविट से आई है। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में जो हसदेव की जो स्थिति है, देखिए लगभग हसदेव सब जान रहे हैं कि क्या है, समृद्ध जो विविधता का इलाका है, वन्य प्राणियों का रहवास है, वहाँ जो रहने वाले आदिवासी उनकी 70% जो इनकम है वो उसी जंगल से होती है। बांगो बांध का कैचमेंट है। पिछले दिनों जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, जो केंद्र का ही एक संस्थान है, उसने पूरे हसदेव का एक अध्ययन किया। जो पलसई स्टिकेटिवासन खदान चल रही है, 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी वन स्वीकृति को निरस्त कर दिया था। निरस्त करने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि पूरे हसदेव की जैव विविधता का अध्ययन और फिर निर्णय लो कि माइनिंग होना है कि नहीं होना है। 2019-22 में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने और ICFRE ने अध्ययन किया। ICFRE ने हर जगह ये माना कि खनन से अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे, बांगो बांध पे प्रभाव होंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने तो अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि यदि खनन हुआ तो छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि आप कभी इसे भविष्य में संभाल नहीं पाएंगे और बांगो बांध के अस्तित्व पे गंभीर संकट आएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कहा कि पूरे खनन हसदेव को माइनिंग से मुक्त किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। जब ये रिपोर्ट आई, हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि वहाँ पे लेमरू हाथी रिजर्व को नोटिफाई किया जाए, क्योंकि हाथी का इलाका है। लेकिन राज्य सरकार ने जो लेमरू हाथी रिजर्व का नक्शा शुरू में बनाया, उसमें सारे कोल ब्लॉक को बाहर किया था। तो हमारा उनसे मांग ये था कि इस कोल ब्लॉक को इसके अंदर किया जाए ताकि माइनिंग को रोका जा सके।
लेकिन नोटिफाई नहीं हो रहा था। जब 2021 में हम लोग पैदल चले और रायपुर आ रहे थे तो सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव था, एक व्यापक सॉलिडारिटी थी। उस दबाव में राज्य सरकार ने 7 तारीख को लेमरू एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई किया, जिसमें हसदेव के 17 में से 23 कोल ब्लॉक उसके 23 में से 17 कोल ब्लॉक जो हैं उसके अंदर आ गए। तो ये एक हिस्सा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जो बाकी हिस्सा बाहर था, जो राजस्थान को खदानें थी, उसमें पेड़ काटना शुरू किया। तो जब पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसको लेके काफ़ी विरोध हुआ। तो जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के सदन में एक संकल्प आया जो धर्मजीत सिंह लेके आए और उन्होंने ये कहा कि जो हसदेव के अंदर कोल ब्लॉक हैं वो सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं। और उस संकल्प के आधार पे मई 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि जो चालू कोयला खदान है उसके अलावा नई किसी भी कोयला खदान की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कितने कमिटमेंट हसदेव के साथ जुड़े। 2010 में इलाका नोगो था, नोगो को आपने खत्म किया। WII ने, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा कि खनन नहीं होना चाहिए, नोगो वापस करो। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि सारे कोल ब्लॉक निरस्त करो और हसदेव की ग्राम सभाएं तो 2012 से ही कह रही हैं। लेकिन ग्राम सभाओं की अवहेलना की जा रही है, विधानसभा की अवमानना की जा रही है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की चेतावनी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, राज्य सरकार के एफिडेविट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बावजूद उसके हसदेव में कोयला खदान के लिए जंगल को काटा जा रहा है। और उस एफिडेविट में राज्य सरकार ने लिखा है कि हसदेव में खनन राज्य के हित में नहीं है। जब ये शब्द लिखा है कि हसदेव में खनन राज्य के हित में नहीं है, तो फिर ये खनन किसके हित में है? उसका जवाब मैं ही बता देता हूँ कि ये जो खनन है वो सिर्फ और सिर्फ एक निजी कंपनी जो वहाँ पे MDO से कॉन्ट्रैक्टर है अडानी, ये उसके हित में खनन है। राजस्थान को जो कोयला आपूर्ति हो रही है, आप विश्वास करेंगे कि किसी भी राज्य सरकार को कोल ब्लॉक इसीलिए दिया जाता है ताकि उनको सस्ते दर पे कोयला मिले। गेवरा और दीपिका खदान से भी राजस्थान को कोयला आपूर्ति हो रही है। राजस्थान अपनी ही कोयला खदान से गेवरा और दीपिका से महंगे दर 400 रुपये पर टन एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। इनके अनुबंध में एक शर्त है कि जो कोल बासली से लिजेक्ट कोयला निकलेगा उसका 30% कोयला जो है वो अडानी अपने पास रखेगा और वो 30% लिजेक्ट कोयला जो है अडानी के अपने पावर प्लांटों में आता है और बिजली बनती है। सवाल ये है कि जिस कोयले का उपयोग अडानी अपने पावर प्लांटों में कर सकता है, राजस्थान अपने पावर प्लांटों में क्यों नहीं करता? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसमें जो लाभार्थी है वो एक कहीं ना कहीं निजी कंपनी है और उस निजी कंपनी के दबाव में छत्तीसगढ़ के राज्य के हितों को अनदेखा करते हुए ये हसदेव का विनाश किया जा रहा है, जिसकी कीमत ये सबको समझना पड़ेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हसदेव छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। आज जब पेड़ कट रहा है तब लोग चुप बैठे हैं, लेकिन जब 45-40 डिग्री टेम्परेचर जाता है तब हसदेव के लोग, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग ये बोलने लगते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अरे जब पेड़ कट रहा था तब तो आप चुप बैठे थे। आप ये समझिए इस बात को, और विशेष रूप से मैं यदि ये बात सुन रहे हैं तो सरगुजा के लोगों को सुनना चाहिए कि कर्क रेखा निकलती है हमारे सरगुजा से, जहाँ सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। और यदि हसदेव का जंगल जो उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध जंगल है, यदि ये जंगल कट गया तो वो दिन दूर नहीं है जब सरगुजा का तापमान 50 से 55 डिग्री जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी है अडानी, जिसके डायरेक्शन में रातों में पुलिस लग जाती है, गांव के लोगों को जेल के अंदर कर दिया जाता है, मुठभेड़ होती है। अभी सुनने में आया था परसों कि एक 5 साल की बच्ची को माँ को वहाँ से ले गए थे, वो 1.5 दिन तक अपने बच्चे से अलग थी। उस सब के बीच में पेड़ों की कटाई होती है और हमारे जो इन्फ्लुएंसर लोग यहाँ से जाते हैं उनको भी 50 से 100 लोग पकड़ लेते हैं और उनको बाहर फेंकते हैं वहाँ से, उस जगह से 10 किलोमीटर दूर गांव में, और बोला जाता है कि दोबारा यहाँ आना नहीं है। देखिए बहुत ही बुरी स्थिति है। देखिए हालत ये है, मुझे अब ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं हर जगह बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब अडानी राज चल रहा है और वो वक्त दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ जो है वो अडानीगढ़ कहलाएगा।
और प्रशासन किस तरीके से अडानी के दबाव में काम कर रहा है, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मैं ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा ज़्यादा कॉर्पोरेट परस्त है। शायद कांग्रेस थोड़ा सुन लेती, लेकिन हसदेव को बचाने की जो कोशिश की जा सकती थी वो उन्होंने भी नहीं की। जब हम पैदल आए थे तो राज्यपाल ने ये आदेश दिया था। राज्यपाल 5वीं अनुसूचित इलाकों की प्रशासक हैं और राज्यपाल के पास इतने अधिकार सुरक्षित हैं कि वो केंद्र के किसी भी कानून को केंद्र या राज्य के लागू होने से रोक सकती हैं 5वीं अनुसूचित इलाकों में, या नई विधि को बना सकती हैं। राज्यपाल ने ये कहा कि जांच की जाए फर्जी ग्राम सभाओं की, और जब तक जांच नहीं होती सारी कार्रवाई को स्थगित रखें। 6 साल हो गए हैं चिट्ठी लिखे, लगभग 5 से 6 साल, आज तक फर्जी ग्राम सभाओं की जांच नहीं की जा सकी है। अनुसूचित जनजाति आयोग को हमने मामला दिया कि जांच की जाए। अनुसूचित जनजाति आयोग के ऊपर इतना दबाव है कि वो जांच नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये है कि यदि कोई गलत हुआ है, प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है, तो क्या कानून के उल्लंघन की जांच भी नहीं होगी, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे अडानी समूह मौजूद है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, मैं इतने सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर, और निश्चित तौर पे कई जब हम पेंडा 1 का डैम था तो यहाँ पे अल्ट्राटेक माइनिंग थी और बहुत सारे अलग अलग समूह, इतना मतलब वो शब्द नहीं मैं मिल रहा है कि इतना जिस तरीके से अडानी काम कर रहा है, पूरे सरकार को अपनी जेब में रख के, जिस तरीके से घटिया तरीके से काम किए जा रहे हैं, कानूनों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत दुखद है। और जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग हों या बाहर के लोग हों, हसदेव के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। कितने जो अडानी के कर्मचारी हैं, लोग बोलते हैं, लिस्ट वायरल हुई थी कि 10,000 रुपये सिर्फ इसीलिए लोगों को दिया जाता है ताकि जो वहाँ पे समर्थन करने जा रहे हैं, जो पत्रकार जा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको परेशान किया जाए। और वही लोग हैं, वही गुंडे हैं जिन्होंने दीपक को उस दिन उठाया और दीपक के साथ जिस बदतमीजी की। तो सवाल ये है कि मैं इस बात को सरकार से इस बात को बार बार पूछ रहा हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जहाँ पे अडानी की परियोजना है वहाँ संविधान और नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं? क्या वहाँ कोई आदमी स्वतंत्र नहीं जा? ये कौन गुंडे हैं जो वहाँ पे लोगों से जा नहीं सकते, वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? ये क्या है? तो फिर ये तो साफ तौर पे है कि वहाँ आपका कानून का राज नहीं, वहाँ पे अडानी का राज, और अडानी के गुंडे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत आज लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया में यदि कोई लिख रहा है हसदेव को लेकर, तो जो ट्रोल किए जा रहे हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, इसी छत्तीसगढ़ के लोग, इसी छत्तीसगढ़ के एजेंसीज हैं। हम ये मानते हैं चलो ठीक है, उनका भी गुजारा चल रहा है, कुछ लोगों की नौकरी चल रही है, लेकिन आप क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको इतना तो कम से कम ठीक है, आपको अडानी से पैसा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, लेकिन आप क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो परिस्थिति लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है। अंततः मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इसकी कीमत जो है वो तो सबको चुकानी पड़ेगी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी पैसे भी दिए गए थे कि जो वहाँ पे पेड़ कटाई हो रही है उसके अगेंस्ट, यानी कि फेवर में, अडानी के फेवर में वीडियोस बनाए जाएं, और कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए भी और कुछ लोगों ने वापस ट्रोल होने पे पैसे वापस कर दिए हैं। जो भी हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ के इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप में दुखद है। मुझे लगता है कि जब हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करते हैं, और जब आप समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि, और ये जिम्मेदारी होती है आपकी कि आप समाज को सही बताएं, गलत क्या है और सही क्या है। यदि आप वो भूमिका नहीं निभाएंगे, क्योंकि देखिए स्वरूप बदल रहे हैं आज के समय, तो यदि आप समाज को गलत चित्रण कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने उस प्रोफेशन के साथ, आप उस समाज के साथ जो है गलत कर रहे हैं। जो देखा, मैंने भी कई वीडियो देखे हैं, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं कि 12 लाख पौधे लगाए। पहली बार तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपने उसी हसदेव के हजारों लाखों पेड़ों को जो काट रहे हैं, जो साल के डेंस फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और पेड़ लगाने में अंतर होता है। तो आपका तो जिम्मेदारी आपको लगाना है, लेकिन कितना लगाया?
अभी तक जो मेरी जानकारी है कि हसदेव में जो माइनिंग अभी उनकी चालू माइनिंग में 1100 हेक्टेयर के आसपास हुई है। 200-250 हेक्टेयर में कोल बासिलियन अलग अलग स्ट्रक्चर है। अधिकतर एरिया अभी भी ओपन पिट पड़ा हुआ है, खुला एरिया है। 200 हेक्टेयर से ज़्यादा में कोई प्लांटेशन नहीं हुआ और ये वन विभाग का अपना है कि 100 हेक्टेयर में आप मैक्सिमम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते। तो अधिकतम भी पेड़ आपने पौधा, पेड़ तो लगता नहीं है, पौधा आप 5 लाख से ज़्यादा पौधा ने। उस दिन मैंने डीएफओ से पूछा तो बोलते नहीं, हमने म्यामी तकनीक उन्होंने अपनाई है। म्यामी तकनीक से कौन सी तकनीक है कि आप जो है जहाँ पे 2 से 2.5 लाख पौधा लगता है, आप वहाँ पे 5 लाख पौधा लगा देंगे क्या? ये कौन सी तकनीक है? तो ये जो पूरा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि 12 लाख, और बार बार ये बात कही जाती है पिछले समय भी कि अभी तो 10,000 पेड़ काटा, अभी तो ये गलत है 2.5 लाख। सवाल है क्या हम ऐसे कहेंगे कि एक व्यक्ति को आप बोलेंगे कि नहीं अभी तो हमने सिर्फ उंगली काटी, हम जान थोड़ी ले रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने उसका पैर काटा है, हम जान नहीं ले रहे हैं। अभी हमने तो उसकी एक आंख फोड़ी है। हसदेव का जंगल का विनाश हो रहा है। जिस परियोजना के लिए आप पेड़ काट रहे हैं, पलसा ईस्ट केतेवासन द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण में आप लगभग 1 लाख पेड़ काट चुके हैं और दूसरे चरण में आपको कुल 2.5 लाख पेड़ काटना है, लगभग 2,40,000। और 2,40,000 में से पिछले तीन बार में मुझे डेट याद है 26 सितंबर 2022, 21 दिसंबर 2023 और अभी जो हाल ही में हुआ है, इन तीनों चरणों में लगभग 206 हेक्टेयर में 35 से 40,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। जब पिछले बार पेड़ काट रहे थे तो तब क्या प्रचारित कर रहे थे अडानी के ट्रोल और सोशल मीडिया? नहीं, ये 2,40,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? सिर्फ 10,000 पेड़ काटे सितंबर में। उसके बाद 15,000 पेड़ काटे। नहीं, कौन बोला 2,40,000 15,000 काटे हैं? अभी भी यही कह रहे हैं कितना पेड़ काटा है? नहीं, सिर्फ 10,000 कटा है। कुल कितना कटना है? आप तो हर 6 महीने में उस जंगल की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहा जाए कि एक व्यक्ति के हाथ पैर को आप काट रहे हैं धीरे धीरे और बोल रहे हैं कि हम उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं। आपको कहना पड़ेगा कि आप हसदेव की हत्या कर रहे हैं। आप 2,40,000 और मैं जो लोग सुन रहे हैं उन चीज़ को बता दूं कि शायद ये संख्या सुन के आपका यदि संवेदनशीलता थोड़ी आए तो हसदेव में अडानी की 3 खदानों के लिए 10 लाख पेड़ कटना है। 2,40,000 पेड़ पलसा ईस्ट केतेवासन के लिए, 1 लाख पेड़ पलसा कोल ब्लॉक के लिए और 6 लाख पेड़ जो है लगभग केते एक्सटेंशन के लिए, जिसकी जनसुनवाई हुई है। आप सोचिए कि 10 लाख पेड़ यदि साल के प्राकृतिक मिश्रित जंगल खत्म होते हैं तो उसकी कीमत जो है बहुत बड़ी चुकानी होगी। कोई मीडिया इस पे रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? किसी भी चैनल पे नहीं आता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का तो पूरे तरीके से अपने आप में दुखद है कि छत्तीसगढ़ में इतने विनाश पर छत्तीसगढ़ का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप है। और ये चुप्पी ऐसा नहीं है कि अभी पहले से है। मुझे याद है पिछले 4-5 साल पहले हसदेव को लेकर लगातार मीडिया लिखता था, खबरें चलाता था। कई न्यूज़ चैनल में मैंने हसदेव को लेके कई बहसों में शामिल 2022 में दैनिक भास्कर फ्रंट पेज पे फ्रंट पेज खबरें हैं। लेकिन जिस तरीके से अखबारों को, चैनलों को मैनेज किया गया है अडानी के द्वारा, और वो साफ दिख रहा है कि कुछ तो मजबूरी है आपकी कि आप नहीं लिख रहे हैं। कुछ नेशनल मीडिया ज़रूर, चाहे वो मैं बिल्कुल नाम लूँगा, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कुछ जो स्क्रोल से लेकर वायल जैसे कुछ वेब न्यूज़ हों जो हसदेव के मुद्दों को, क्विंट है, अलग अलग वो लगातार लिख भी रहे हैं, बात कर रहे हैं। सॉरी, क्विंट नहीं, और भी कई नाम हैं। क्विंट के तो वो अडानी का हो गया, वही तो शेयर खरीद चुका, तो वो तो अब नहीं लिखेगा कुछ दिन पहले तक। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे काफ़ी मीडिया समूह हैं जो हसदेव पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुप्पी है वो बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ के किसी अखबारों में खबरें हसदेव की नहीं आ रही हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार का एक ट्राइबल समूह है, जैसे ज्वारा, जहाँ पे पूरा टापू प्रतिबंधित है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो अबूझमाड़ एरिया था वो प्रतिबंधित था। लेकिन अब सुनने में आता है कि वहाँ पे सीआरपीएफ को बहुत बड़ा कैंप एरिया लोकेट किया गया है। उसके बारे में बताइए। देखिए, बस्तर की स्थिति तो बहुत ही दुखद है, दयनीय है। लगातार बस्तर में
निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं किसी से छुपी नहीं हैं, फर्जी गिरफ्तारियों की जो स्थिति है, और धड़ल्ले से वहाँ की ज़मीनें कॉरपोरेट को सौंपी जा रही हैं। सुरक्षा बलों के नाम पर जो है कैंपों के लिए जो ज़मीनें ली जा रही हैं। आज बस्तर के अंदर जो अभी शायद कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि प्रति 9 लोगों के ऊपर एक सुरक्षाकर्मी है। जो सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज एरिया आज के समय वो बस्तर के अंदर है। और जो अबूझमाड़ की बात कही कि जिस अबूझमाड़ की उसकी संस्कृति, उनके ज़मीन, उनके पर्यावरण, उनके प्रकृति को संरक्षित करने के लिए वो एक संरक्षित इलाका था और एक तरीके से परमिट था कि आप बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते। अनसर्वेड एरिया है, अभी तक उसका कोई सर्वे नहीं है। उस पूरे एरिया को अब नासिपोपन किया जा रहा है, बड़े बड़े पुलिस के कैंप और सुरक्षा बलों के लगाए जा रहे हैं, हाईवेज़ उस इलाके से बन रही हैं। और अभी तो जो बात आ रही है कि सेना का बेस कैंप करीब 54,000 हेक्टेयर, आप समझ सकते हैं। तो यदि सेना का बेस कैंप होगा, बिल्कुल, तो सेना का बेस कैंप यदि 54,000 हेक्टेयर में रहेगा तो स्वाभाविक है कि जो अबूझमाड़िया हैं वो वहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे वो। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, अब छत्तीसगढ़ को आप किसी एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, आपको समग्र छत्तीसगढ़ को देखना होगा। और पूरे उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो बात है, जो पूरा आदिवासी इलाका है, इस पूरे आदिवासी इलाकों में एक बड़ी कॉरपोरेट लूट को अंजाम दिया जा रहा है। और बस्तर के अंदर कॉरपोरेट लूट के साथ अब पैरामिलिट्री फोर्स और सेना का स्थायी बेस बनाया जा रहा है। और स्थायी बेस बस्तर आने वाले दिनों में सेना का होगा, उस दिशा में सैन्यीकरण का इलाका बन रहा है। तो ये स्थिति, इस परिस्थिति में जो हमले हैं वो स्वाभाविक तौर पे उन आदिवासी के ऊपर हैं, जो आदिवासी इतने बरसों से अपने जंगल ज़मीन को बचा के रखे हैं, उस प्रकृति के साथ जीवन जी रहे हैं, प्रकृति को के साथ सामंजस्य बना के रखे हैं, उनको कहीं ना कहीं बेदखल और विस्थापन झेलना होगा। और ये एक भयानक तस्वीर आने वाले दिनों में इसकी उभरती दिख रही है। वही चीज़ दंतेवाड़ा के साथ भी हो रहा है। जिस दंतेवाड़ा में बहुत सारे जो आकाश नगर का पहाड़ है या फिर जितने भी पहाड़ है वहाँ जाना रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी नहीं जा सकता। पहले कुछ सालों तक जा सकते थे, तो अभी वहाँ भी कंटिन्यू नक्सलाइट्स को मारने की न्यूज़ आती है, जिसमें पूरा गांव रो रहा होता है वीडियो में। देखिए, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और तमाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई हैं कि माओवादियों के नाम पर आपने काफ़ी फर्जी मुठभेड़ हुई हैं, निर्दोष आदिवासियों को मारा है, और वो तमाम तथ्य सामने हैं, लेकिन सरकार उस बात को स्वीकार करना नहीं चाह रही है। तो बहुत साफ दिख रहा है। हमें याद है कि जब 2004 से 2007 तक सर्वाजुडूम चलाया गया था, वो निश्चित तौर पे सर्वाजुडूम पूरे बस्तर से गांव के गांव को खाली करवा दिए गए थे। 450 गांव खाली करवा दिए गए थे। जो सारी मुहिम है, ये माओवादी उन्मूलन की आड़ में बस्तर के निर्दोष आदिवासियों को उनके जंगल ज़मीन से बेदखल करने की एक प्रक्रिया चल रही है और वो तेज़ी से जारी। मैं भी अभी पिछले 4-6-7 महीने पहले ही जब गया, तो आपने सही कहा कि आकाश नगर परमिशन लेके जाना होता है और बड़ा दुख होता है कि आप जब बेलाडीला के पहाड़ों पे के ऊपर चले जाइए उस एरिया में, तो लगता है कि आप कहीं हिमाचल में आ गए हैं, मतलब वो अलग ही एक जगह है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को पूरा ख़त्म किया जा रहा है वो बहुत भयानक है। और आने वाले दिनों में तो बेलाडीला के पहाड़ शायद ही दिखें। तो बहुत संकट है छत्तीसगढ़ के, चाहे वो जो अबिलल बहने वाली हमारी नदियां हैं, वो गंभीर उनके ऊपर संकट है, क्योंकि उनके उद्गम के जंगलों को आप ख़त्म कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि महानदी अपने विशालतम स्वरूप में तब आती है जब शिवनाथ, हसदेव, मांड और आपका कैलो नदी मिलती है, जिसमें शिवनाथ, मांड और हसदेव मुख्य नदी हैं। तो इन 3 नदियों के मिलने के बाद महानदी विशालतम स्वरूप में आती है। और दोनों नदी आप विशेष रूप से देखेंगे कि हसदेव और मांड के कैचमेंट के जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी। उसी तरीके से तो बस्तर के पहाड़ों को ख़त्म करने से लेके मैनपाट की स्थिति आप देखिए, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाने वाला, लेकिन पूरा बॉक्साइट निकलने से और वहाँ किस तरीके से
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई और आज मैनपाट का पूरा तापमान तेजी बढ़ से गया बढ़ रहा है। तो चाहे वो मैनपाट की स्थिति हो, हसदेव जंगल की स्थिति हो, रायगढ़, तमाम पूरे इलाकों में, और अब तो जसपुर माइनिंग का नया इलाका ओपन हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का कोई इलाका, कोई जिला ऐसा बचेगा जहाँ पे ये खनन के गंभीर दुष्प्रभाव लोगों का ना झेलने पड़े। तो काफ़ी कठिन स्थिति तो है आने वाले दिनों में। आज के डेट में जैसे बेंगलोर है या फिर मुंबई है, जहाँ स्टार्टअप्स हो रहे हैं जो कि बहुत जीडीपी के, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आईटी सेक्टर्स को ले लीजिए, कोई सर्विस सेक्टर्स को ले लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन सब चीज़ों पे तो बात बिल्कुल नहीं हो रही है। केवल नए फैक्ट्रीज़ और नए माइंस। देखिए, बड़ा अजीब स्थिति है। मतलब हम बाल बाल इसको कहते हैं कि यार हमारे पास खनिज है तो क्या सिर्फ हम खनिज के आधार पे ही उद्योग लगाते रहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय हो रही थी और उसके बाद सब सरकारों ने लगभग एक ही नीति है कि अपने खनिजों के दोहन के आधार पे छत्तीसगढ़ का विकास, और उसके दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ भुगत रहा है हर तरीके से। और इसीलिए आप देखेंगे कि और किसी औद्योगिक, क्योंकि आसान है, आप खनिज माइनिंग चलाइए, रॉयल्टी लीजिए, उद्योग लगाइए। तुम्हारा नहीं है एक्चुअली, वो तो इंडिया जमीन का हुआ है ना। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल है कि उस खनिज को जब जमीन से बाहर निकलेगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। आज छत्तीसगढ़ की देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं रही हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो वन आधारित अर्थव्यवस्था रही है, जो खेती आधारित, धान का कटोरा हम इसीलिए कहते हैं, जो जल आधारित अर्थव्यवस्था है। पूरे नदी किनारे जो मछुआरे समुदाय की अपनी, या महानदी किनारे कितने लाखों किसान जो है वो सब्जी भाजी उगाते थे और उनकी आजीविका। लेकिन उद्योगों के लिए जो पूरे बांध बनाएगा और उसके चलते पूरे किसानों की ज़मीनें जो हैं वो खेती महानदी के में बंद हो गई। तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते में आपको औद्योगिकरण के साथ जो जंगल आधारित आजीविका है, जो खेती आधारित है, जो जल आधारित है, इसके अलावा अन्य इंडस्ट्री, जो अन्य स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या अलग अलग, उनको आप कैसे प्रोत्साहित करें, उनको कैसे बढ़ावा दें। लेकिन दुखद रूप से छत्तीसगढ़ की सरकारों की एक ही नीति दिखती है कि वो खनिज के अधिक 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 दोहन, और इसीलिए आसान होता है कि ठीक है, खनिज निकालो, जंगल काटो, राजस्व। और जबकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री का बयान आया, स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जो खनिज आधारित उद्योग हैं, जहाँ खनिज का उत्पादन होता है, उन्हें गंभीर जो राजस्व की हानि होती, जो जीएसटी का पूरा टैक्स का पैटर्न है, उसमें लाभ उनको होता है जहां उसका उपयोग हो रहा है। यहाँ खनिज से राजस्व की बड़ी नुकसान हो रहा है, और ये पिछले मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री इस बात को बोल चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ खनन 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 की बात कर रहे हैं और बाकी रोजगार के आप साधन आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी छत्तीसगढ़ के नागरिक को पलायन करने मजबूर होना पड़ रहा है। तो स्थिति तो ऐसी है। हाँ, यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो ले जाके हमारे आसपास के स्टेट या फिर आसपास की कंट्रीज उसका प्रोडक्ट बना के वो 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और इसीलिए मुख्यमंत्री को इस बात को कहना भी पड़ा कि हमें राजस्व का काफ़ी, तो हमें लगता है कि हमारे पास लैंड है। बिल्कुल, आप एक फैक्ट्री जो टाटा की गुजरात में लगी है फैक्ट्री, जो हीरो मोटोकॉर्प की लगी है, वो यहाँ भी नहीं। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ यदि फैक्ट्री लगेगी तो स्पंजालन ही लगेगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो सीमेंट ही लगेगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो सवाल है कि आप इंडस्ट्री भी से किस तरीके से आप देख रहे हैं। और तो ये अपने आप में मुझे लग रहा है कि देखिए, पूरा ये जो विकास का मॉडल है, मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल पे गंभीर चिंता होनी चाहिए कि निश्चित तौर पे यदि एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो कैसे होगा। क्या वो सिर्फ इस औद्योगिकरण से होगा, या हम जंगल आधारित जो प्रोसेसिंग यूनिट है लगा के, आज के समय आप देखिए कि बस्तर की इमली एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उसका लाभ किन को मिल रहा है? क्या समुदाय को मिल पा रहा है? महुआ एक्सपोर्ट हो रहा है, लाभ मिल पा रहा है? तो इनके आधार पे औद्योगिकरण की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके वैल्यू एडिशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए कि आप उसी महुआ को यहाँ पे यूज़ करके कुछ अब सेकंड लेवल पे जाना चाहिए उस चीज़। तो सवाल यही है कि आपको
अपने प्राकृतिक संसाधनों को संभालते हुए औद्योगिकरण की बात, और उसके आधार पर रोजगार की बात, उसके आधार पर विकास की बात, और जितनी जरूरत हो आपको खनिज की निकालने की, पर्यावरण के संतुलन के साथ आपको खनिज निकालने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और यदि एक इस तरीके की हम समन्वय के आधार पे नीतियां नहीं बनाएंगे तो आप देखेंगे कि टकराव भी बढ़ रहा है। आप जहां भी उद्योग की बात आती है, समुदाय विरोध में खड़ा हो जा रहा है, तो ये टकराव बढ़ेगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को इस दिशा में गंभीर पुनर्विचार करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम अब पिछले 22 सालों में और 5 दशक से जो छत्तीसगढ़ का औद्योगिकरण है वो क्या हमें दिया है, क्या नहीं दिया, और उसके आधार पे आगे की हमारी नीतियां क्या होंगी, उस दिशा में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मतलब औद्योगिक खुलने से यहाँ के लोगों को प्रॉफिट होता है। NMDC में आई थिंक 50 to 70% लोग तेलुगु से हैं, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। NTPC, बाल्को, CSCB, इस पे ज़्यादातर लोग बिहार, यूपी, हरियाणा यहाँ के लोग हैं। और सेंटर के भी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो बैकुंठ पे लगी हुई है, ACC है जामुल में, तो इन सब पे क्या हमारे छत्तीसगढ़ी वर्क कर रहे हैं? क्या उनको एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है? देखिए, आप सिर्फ सार्वजनिक उपक्रमों की बात क्यों करें, आप जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अधिकतर जो वर्कफोर्स है वो बाहर की है। और ये तो पता नहीं, ऐसा कहा जाता है, हमने तो प्रबंधन की पढ़ाई नहीं की है। प्रबंधन की पढ़ाई में कहा जाता है कि जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो बाहर के हों, स्थानीय होंगे तो ये उनके दबाव होंगे, आंदोलन होंगे, यूनियन होंगे। तो और स्थिति आप हसदेव में जाके देख रही है, अडानी में कितने लोकल लोग हैं और कितने बाहर के लोग हैं। जो बड़े जॉब हैं, जो काम कर रहे हैं वो लोकल हैं, बिल्कुल, और जो अच्छे जॉब हैं वो सब बाहर के हैं। तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि औद्योगिकरण होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, और ये अपने आप में एक गंभीर संकट कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो जो भूमिका इन उद्योगों को निभानी थी इस छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में, वो नज़र नहीं आ रहा है। और उल्टा ये कहा जाता है कि यदि कोई एक अस्पताल या कोई एक स्कूल खोल लेता है तो उद्योग बोलता है कि हम देखिए हम स्कूल चला रहे हैं, लेकिन आप कितना पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, कितने हजारों करोड़ का आप दोहन करके उसका मुनाफा कमा रहे हैं, उसकी तुलना में आप क्या ही उसको अगर आप CSR के वैल्यू को ही कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से उसका 10% भी नहीं है वो। जैसे कोरबा में ना तो रोड्स हैं, ना तो हॉस्पिटल्स हैं, और ना तो एजुकेशन के लिए स्कूल है। बिल्कुल। तो सवाल यही है ना कि आज कोरबा की स्थिति आप देखें कि जो मैंने दंतेवाड़ा की स्थिति कही वो कोरबा की स्थिति है। पिछले दिनों मुझे याद है कोई मंत्री आए थे तो सुबह टहलने जाने वाले थे मॉर्निंग वॉक पे, तो वो निकले नहीं क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन वहाँ के लोग रह रहे हैं कि उस औद्योगिकरण की जो प्रभाव है वो वहाँ के लोगों के जीवन पे, स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, तो लोग झेल रहे हैं। तो गंभीर स्थिति है, गंभीर समस्या, और इस पर चिंतन करना होगा। और हसदेव के लोगों ने इसीलिए जो एक संघर्ष किया है वो सिर्फ जंगल को बचाने का सवाल नहीं है, इस पूरे विकास की अवधारणा पे सवाल किया है लोगों ने कि आखिर हम किस विकास की बात कर रहे हैं। और इसीलिए, और हसदेव का संघर्ष इसीलिए महत्वपूर्ण है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान पे विश्वास रखते हुए लगातार लोग लड़ रहे हैं और ये चुनौती कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि क्यों हमें ये खदान नहीं चाहिए, इस खदान आने से क्या होगा। तो सवाल ये है कि इस विकास की जो पूरा मॉडल है, उस विकास के मॉडल को, तो हसदेव की लड़ाई ने उस विकास के मॉडल पे भी सवाल खड़ा किया है, और छत्तीसगढ़ के लोगों को उस हसदेव के सवाल, जो लोगों का जो सवाल है, उस सवाल को मजबूत करना चाहिए और उस संघर्ष को मजबूत करना चाहिए। ट्रू। पूरे इंडिया का पहला आंदोलन होगा जो इतने शांति ढंग से हो रहा है, इतने बड़े कॉरपोरेट के अगेंस्ट हो रहा है, और ट्राइबल्स कर रहे हैं, ट्राइबल्स को समझा बिल्कुल पाना। निश्चित तौर पे देश में और भी अलग अलग संघर्ष, जैसे नलब्दा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है पूरे नलब्दा को बचाने का। तो ऐसे अलग अलग संघर्ष है, लेकिन निश्चित तौर पे आज के समय
परिस्थितियां बदली हैं, कॉर्पोरेट ताकतबल हुए हैं, सरकारें ज़्यादा दमनकारी हुई हैं। हाँ। तो सरकारें दमनकारी हुई हैं, ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने संसाधनों को बचाने के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए हसदेव के आदिवासी, वहाँ की ग्राम सभाएं और उस आंदोलन से जुड़े हम तमाम लोग, यदि आज आप हसदेव को लेके कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इंस्टाग्राम में आप कोई बात पहुंचा रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया में, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस आंदोलन के लिए। लोगों की यदि आवाज़ को एम्पलीफाई नहीं किया गया तो वो लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई सिर्फ वहाँ के जो साथी लड़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका में आप जैसे तमाम लोग भी हैं जो हसदेव के बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस दर्द को पहुंचा रहे हैं, उस पीड़ा को पहुंचा रहे हैं और उस संघर्ष को लोगों तक ले जाके अपील कर रहे हैं कि आइए, हसदेव को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं तो आपका विशेष रूप से आपका छत्तीसगढ़ ट्रैवलर का जो आपका बैनर है उसको भी मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, और बाकी लोगों को भी आप प्रोत्साहित करें कि वो इस दिशा में अपनी भूमिका निभाएं। और बहुत बहुत थैंक यू आपको भी, क्योंकि आप आ गए, एक्चुअल डाटा हम लोगों को पता चला जो सच में डरा देने वाली है, और कोशिश यही रहेगी कि कुछ लोगों को और पता चले, ये मूवमेंट थोड़ा सा बड़े, मूवमेंट तो नहीं मगर मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और लोग अवेयर हों, वही सबसे बड़ी जीत। जानकारी भी एक आंदोलन ही है, लोगों को जागृत करना ही एक आंदोलन है। तो यदि हम लोगों को जागृत कर पाए तो लोग लड़ लेते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।